Hello everyone. Today's topic is beginning and spread of the revolt. So let us just see कि किस तरह से ये बिगिन हुआ था, किस तरह से ये आगे प्रोग्रेस करता है ये रिवॉल्ट. सो 1857 का जो रिवॉल्ट है, तो बेसिकली इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको याद रखनी है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज प्री एंड मेंस एग्जामिनेशंस व्यू पॉइंट. तो स्पार्क कैसे शुरू होती है? जो बोन डस्ट है, कहा जाने लग गया था कि जो आटा है, फ्लावर है, उसके अंदर जो हड्डियों का चूरा है वो उसके अंदर लगाया गया है. तो जो हम देखते हैं कि इसमें जो रिलीजियस फीलिंग्स थी जो सिपॉइस की, वो बहुत ज़्यादा हर्ट होने लग गई थी. तो एक क्योंकि वो ऑलरेडी सोशल सेटअप से हर तरह से रूल्स रेगुलेशन, सोशल सेटअप, हर स्ट्रक्चर में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे. जब बात आती थी रिलीजन की, तो उस टाइम पे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए. तो एक एनफील्ड, जिसको कहते हैं एनफील्ड राइफल, इंट्रोड्यूस हुई थी. तो उसमें हम देखते हैं जो उसको बेसिकली जब ओपन करना होता था, उसको एक मुंह से रैपिंग शीट, जो रैपिंग पेपर होता था कार्ट्रिज के ऊपर, कारतूस के ऊपर, वो हटाना पड़ता था कार्ट्रिज के ऊपर से. एंड देन जो ग्रीस थी, बेसिकली वो ग्रीस बीफ एंड पिग फैट की बनी हुई होती थी. तो जो काउ है, इट वाज सेक्रेड फॉर हिंदूज एंड पिग वाज टैबू इन मुस्लिम्स. सो इन दिस वे जो रिलीजियस फीलिंग्स थी वो हर्ट हो रही थी सिपॉइस की. वो नहीं मुंह में वो ग्रीस्ड पेपर डालना चाहते थे, और जिसके लिए जो आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी. दे डिड नथिंग टू एले दीज फियर्स. एंड सिपॉइस फेल्ट द रिलीजन वॉज इन ग्रेव डेंजर. तो रिलीजन बहुत ज़्यादा खतरे में लग रहा था सिपाहियों को, और ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे इन इस डर का. जो ग्रीस्ड कार्ट्रेज है डिड नॉट क्रिएट अ न्यू कॉज ऑफ डिसकंटेंट इन द आर्मी. तो जो ग्रीस्ड कार्ट्रेज है वो एक नया जो डिसकंटेंट का जो कॉज है वो नहीं था, बट इट इज़ बेसिकली सप्लाइड द ओकेजन फॉर सिमरिंग डिसकंटेंट. जो पहले से बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट चल रहा था, ये उसके अंदर एक बिल्कुल छोटा सा एक स्पार्क की तरह था, एक स्पार्क था जिसने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया था. तो इट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ से ये स्टार्ट होता है. तो हम देखते हैं 58 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली ये स्टार्ट होता है. और बेसिकली जो मेरठ इंसिडेंट से भी बहुत पहले जो रम्बलिंग्स थी और रिजेंटमेंट की, आक्रोश की, जो थंडर था, रम्बलिंग्स मीन जो थंडर था, जो एक हम देख रहे थे कि डिससेटिस्फेक्शन है इन वेरियस कैंटोनमेंट्स एरिया होते हैं जहाँ पे टेम्प्रेरी जो सिपॉइज है अपने आप रहने का अरेंजमेंट करते हैं. तो जो नेटिव इन्फेंट्री होती है 19th एट बहरामपुर, वो रिफ्यूज़ कर देती है द use of newly introduced Enfield rifle and broke out in mutiny in February 1857. 1857 में वो उनकी जो टुकड़ी होती है उसको डिसबैंड कर दिया जाता है. तो एक यंग सिपॉय होता है जो 34th नेटिव इन्फेंट्री का, मंगल पांडे, वो स्टेप फर्दर करता है और अपने सार्जेंट पे गोली चलाता है, फायर करता है एट बैरकपुर. बहुत फेमस ये है मंगल पांडे. और ही वॉज ओवर पावर्ड, उनको ओवर पावर कर लिया गया था और एग्जीक्यूट, फांसी पे चढ़ा दिया गया था 8 अप्रैल को. तो इसके बाद से एक चेन रिएक्शन जिसको कहते हैं वो शुरू हो गया था. करीब 90 जो मैन थे थर्ड, हम देखते हैं जो 90 मैन थे थर्ड नेटिव कैवलरी के, वो रिफ्यूज़ करते हैं ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस को यूज़ करने के लिए. और उनमें से 89 को डिसमिस कर दिया जाता है और 10 साल की सज़ा दी जाती है. एंड देवर पुट इन फैटर्स, बेड़ियों में डाल दिया जाता है. इस वजह से जो ग्रेट जनरल म्यूटनी है ये बहुत ज़्यादा फैल गई थी. द वेरी नेक्स्ट डे 10 मई को हम देखते हैं कि वो अपने जो कैदियों को, कॉमरेड्स को, एसोसिएट्स को आज़ाद करवाते हैं. अपने अफसरों को, जो अंग्रेज़ अफसर्स हैं उनको, ऑफिसर्स, उनको मारते हैं और अनफर्ल करते हैं द बैनर ऑफ द रिवॉल्ट. तो जो अनफर्ल करते हैं मतलब जो झंडा है विद्रोह का और क्रांति का, वो अनफर्ल करते हैं, अनफोल्ड करते हैं. और शाम ढलने तक वो दिल्ली निकलने के लिए शुरू हो जाते, दिल्ली जाने के लिए शुरू हो जाते हैं अपनी जगह से. सो चॉइस ऑफ बहादुर शाह सिंबॉलिक हेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे वो दिल्ली पहुंचते हैं, लोकल इन्फेंट्री जो पैदल चलने वाले सैनिक हैं वो भी उनको ज्वाइन करते हैं. उन्होंने भी अपने ऑफिसर्स को मार दिया था, लाइक साइमन फ्रेजर को, जो कि एक पॉलिटिकल एजेंट थे, और पूरे शहर को बाहर से घेर लेते हैं. तो लेफ्टिनेंट विलफ बाय जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं ऑफ द मैगजीन इन एट दिल्ली. मैगजीन इज़ अ एरिया जहाँ पे वॉर का सामान स्टोर किया जाता है.
तो वहाँ पे उसको वो काफ़ी यहाँ पे वो ऑफर करते हैं कुछ रेजिस्टेंस, लेकिन उसको ओवरकम कर लिया जाता है। तो जो एज्ड एंड पावरलेस बहादुर शाह जफर होते हैं, उनको सम्राट भारत का घोषित कर दिया जाता है, क्लेम कर दिया जाता है। और दिल्ली एक सेंटर बन जाता है इस ग्रेट रिवॉल्ट का, और बहादुर शाह इसके प्रतीक बन जाते हैं। इस स्पॉन्टेनियस रेजिंग जो कि लास्ट मुगल रूलर के साथ एक लीडरशिप की में ये कंट्री में चला गया था, ये एक कनेक्शन था जो कि इंडियंस मुगल डायनेस्टी के साथ फील करते थे, क्योंकि मुगल डायनेस्टी 15th सेंचुरी से इंडिया के ऊपर रूल कर रही थी, तो इसलिए ये कनेक्ट कर पा रहे थे मुगल्स के साथ। इस सिंगल एक्ट से जो सिपॉयज हैं, उन्होंने जो सोल्जर्स की म्यूटनी को एक रेवोल्यूशनरी वॉर में कन्वर्ट कर दिया था। तो हम आगे देखते हैं कि ये भी देखते हैं हम कि सिर्फ रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं थे, लेकिन जो सैनिक थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे क्योंकि उन्होंने अपना एक हेड चूज कर लिया था। तो जो रिबेल्स थे वो किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी से इन्फ्लुएंस नहीं थे, लेकिन बट बाय द परसेप्शन ऑफ द ब्रिटिश एज द कॉमन एनिमी, लेकिन वो ब्रिटिशर्स को एक कॉमन एनिमी की तरह देख रहे थे। तो हम देखते हैं कि बहादुर शाह after initial vacillation wrote letters to all the chiefs and rulers of the India urging them to organize in a confederacy। तो वैसिलेशन क्या होती है? वैसिलेशन होता है एक इनडिसिसिवनेस होना, अगर यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीशंस। तो बहादुर शाह शुरू में जो थे हेजिटेंट थे, और फिर कई लेटर्स लिखते हैं चीफ्स को, रूलर्स को इंडिया के, टू ऑर्गेनाइज अ कन्फेडरेसी। कन्फेडरेसी होती है एक यूनियन ऑफ पॉलिटिकल किंगडम्स, छोटे छोटे जो पॉलिटिकल किंगडम्स होते हैं उनकी कन्फेडरेसी जब बन जाती है ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो बहादुर शाह चाहते थे कि सारे जो लोग हैं इकट्ठे हो जाएं ताकि हम ब्रिटिशर्स को खदेड़ सकें, अपनी एरिया से निकाल सकें। तो एंटायर बंगाल आर्मी जो कि उनके साथ खड़ी हो जाती है, अवध, रोहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, सेंट्रल एरिया, सारे बिहार और ईस्ट पंजाब, ये सारे ब्रिटिशर्स की जो अथॉरिटी है उनको हटा देते हैं वहाँ से। तो हम देखते हैं सिविलियंस भी इनको ज्वाइन करते हैं। तो जो सिपॉइज का, सिपाहियों का ये जो विद्रोह था, इनको सिविलियन पॉपुलेशन भी ज्वाइन करती है, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध। देयर एक्यूमुलेटेड ग्रीवेंसेस फाउंड इमीडिएट एक्सप्रेशन। जो इनके इतना रोष होता है इनके अंदर, उनके अंदर इनको एक इमीडिएट एक्सप्रेशन जो इनको मिल जाता है। एंड दे रोज एंड मासे टू गिव वेंट टू देयर ऑपोजिशन। रोज एंड मासे क्या मतलब क्या होता है कि ये इकट्ठे जो है खड़े हो जाते हैं और वेंट देते हैं, एक ओपनिंग देते हैं जहां से इनका जो आक्रोश है वो निकल सके। अब आपको एक क्लास देखने को मिलेगी, एक ग्रुप देखने को मिलेगा जो कि ग्रुप बहुत एक्टिव रहा था 1857 के विद्रोह में। उस ग्रुप में पिजेंट्री है, जो नेटिव्स होते हैं, आर्टिसंस हैं, शॉपकीपर्स हैं, डे लेबरर्स हैं, जमींदार हैं, रिलीजियस मेंडिकेंट्स हैं। रिलीजियस मेंडिकेंट्स वो होते हैं जिनको हम भिक्षु बोलते हैं, जो कि धर्म से जुड़े हुए होते हैं और मांग के अपना जीवन यापन करते हैं। प्रीस्ट हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि इस पूरे विद्रोह को स्ट्रेंथ देते हैं। तो कुछ जो पीजेंट्स हैं या पेटी जमींदार होते हैं, छोटे जमींदार होते हैं, वो फ्री एक्सप्रेशन देते हैं, और सबसे पहले वो अपना जो गुस्सा है वो मनी लैंडर्स पे और मनी लैंडर्स पे निकालते हैं, और वो इस इवेंट का, इस रिवॉल्ट का पूरा फायदा उठाते हैं। और जितने भी अकाउंट बुक्स होती हैं या डेबिट रिकॉर्ड्स होते हैं, डेट रिकॉर्ड्स होते हैं, कर्ज के रिकॉर्ड होते हैं, उनको ये खराब करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि ये उसको बहुत ही टायरनिकल और बहुत ही क्रूअल समझते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट कोई 1.5 लाख जो आदमी थे वो इस फाइट, दे हैव डाइड फाइटिंग द इंग्लिश इन अवध। ओवर 1 लाख वर सिविलियन, इसमें से 1 लाख जो होते हैं वो सिविलियंस होते हैं। विद इन अ मंथ of the capture of Delhi by the rebels, the revolt spread to different parts of the country। तो ये जो रिवॉल्ट होता है वो दूसरे हिस्सों में फैल जाता है। अब हम स्टॉर्म सेंटर्स देखते हैं, लीडर्स देखते हैं इस रिवॉल्ट के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बहादुर शाह जो होते हैं, बहादुर शाह जफर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं होते, वो काफ़ी एजड होते हैं, वीक हो चुके होते हैं। तो जनरल बख्त खान जो होते हैं, जनरल बख्त खान रिवॉल्ट बरेली के सारे जो ट्रूप्स हैं उनको दिल्ली में लेकर आते हैं, तो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एक कोर्ट बनाते हैं वो 10 मेंबर्स का, जिसमें से 6 होते हैं आर्मी के और 4 होते हैं सिविलियन डिपार्टमेंट्स के। तो ये लोग क्या करते हैं, एम्परर के नाम से ये लोग सारे जो केसेस हैं वो सॉल्व करते हैं। जो एम्परर बहादुर शाह है वो सबसे वीकेस्ट लिंक होता है इन इस चेन ऑफ लीडरशिप में। तो हम देखते हैं हिज वीक पर्सनालिटी, इवन कई इतिहासकार लिखते हैं कि कई इतिहासकार लिखते हैं जो कि बहादुर शाह हैं वो इतने वीक होते हैं, और उनकी जो पॉलिटिकल वीकनेस है
वो इस रिवॉल्ट को काफ़ी ख़राब करते हैं और इनकैलकुलेबल डैमेज भी करती है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कानपुर में जो लोगों की नेचुरल चॉइस थी वो थे नाना साहेब, जो कि अडॉप्टेड सन थे लास्ट पेशवा बाजीराव टू के। ही वॉज रिफ्यूज्ड द फैमिली टाइटल एंड बैनिस्ड फ्रॉम पूना। वो पूना से हटा दिए जाते हैं और वो कानपुर के नियर रहते हैं। जो नाना साहिब हैं एक्सपेल्ड द इंग्लिश फ्रॉम कानपुर। अंग्रेज़ों जो नाना साहिब हैं वो अंग्रेज़ों को कानपुर से निकाल देते हैं और खुद को प्रोक्लेम करते हैं पेशवा। पेशवा अगेन आपको याद रहे, पेशवा इज़ नॉट अ पोजीशन ऑफ अ किंग बट इट इज़ अ पोजीशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, वजीर जिसको कहते हैं। तो वो कहते हैं कि भी मैं पेशवा हूँ और मैं एक्नॉलेज करता हूँ बहादुर शाह जफर को एज द एम्परर ऑफ इंडिया एंड डिक्लेयर करता हूँ खुद को गवर्नर। तो जो सर हग व्हीलर हैं वो स्टेशन को कमांड करते हैं और वो सरेंडर करते हैं 1857 में एंड वॉज किल्ड ऑन द सेम डे, और सेम डे उनको मार दिया जाता है। बेगम हजरत महल, जो बेगम हजरत महल होती हैं वो भी रायन करती हैं लखनऊ के ऊपर, और जहाँ पे जो ये विद्रोह छिड़ता है जून 4 1857 को, तो पॉपुलर सिंपथी उनकी तरफ होती है। पॉपुलर सिंपथी जो थी वो डिपोज्ड नवाब के साथ होती है, क्योंकि जो उनका बेटा होता है बिरजिस कादर वो अपने आप को नवाब घोषित करता है और काफ़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करता है इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को जो कि शेयर्ड होते हैं बिटवीन बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज। जो हेनरी लॉरेंस होते हैं द ब्रिटिश रेसिडेंट, यूरोपियन इनहेबिटेंट एंड अ फ्यू हंड्रेड रॉयल सिपॉइज, ये सारे एक रेसिडेंसी एक प्लेस में अपने आप को छुपाते हैं। तो जो देखिए यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हम देखेंगे यहाँ पे हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश रेसिडेंट और यूरोपियन इनहेबिटेंट्स, यूरोपियन कुछ जो यूरोप के रहने वाले लोग होते हैं और कुछ फ्यू हंड्रेड लॉयल सिपॉइज जो कि अंग्रेज़ों की तरफ होते हैं, ये एक जगह पे छुपते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेसिडेंसी है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं क्रांतिकारी, और सर हेनरी वॉज किल्ड ड्यूरिंग द बिसीज। इस बिसीज में उनको इस जो हमले में जो है सर हेनरी है उनको मार दिया जाता है। और जो कमांड होती है बिसीज गैरिसन डिवॉल्ड, जो चारों तरफ से घिरा हुआ जो गैरिसन होता है, गैरिसन बेसिकली एक ऐसी आप कह सकते हैं किला टाइप कह सकते हैं, एक जगह टाइप कह सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं उनको स्टेशन किया जाता है, रखा जाता है, ताकि वो किसी भी लड़ाई के अगेंस्ट लड़ सकें। सो ये जो कमांड होती है फिर डिवॉल्व कर दी जाती है। डिवॉल्व मतलब होता है पास ऑन करना, डिवॉल्व मीन्स पास ऑन करना। तो जो ये सर हेनरी जब मर जाते हैं तो जो उस वक्त जो नेक्स्ट कमांड जाती है वो जाती है ब्रिगेडियर इंग्लिश को। तो वो काफ़ी विद्रोह का सामना करता है। और हम देखते हैं कि जो अर्ली अटेम्प्ट्स थे सर हेनरी हैवलॉक के और सर जेम्स ऑट्रम के टू रिकवर लखनऊ मेट विद नो सक्सेस। तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे काफ़ी जो है अनसक्सेसफुल होते हैं, ब्रिटिशर्स नहीं संभाल पाते इस सिचुएशन को। फाइनली जो सर कॉलिन कैम्पबेल है वो नया कमांडर इन चीफ बनते हैं और इवैक्यूएट करवाते हैं सारे यूरोपियंस को विद द हेल्प ऑफ गोरखा रेजिमेंट्स। और मार्च 1858 में जो सिटी है फाइनली ब्रिटिशर्स रिकवर कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो गुरीला एक्टिविटी है वो चलती रहती है। गुरीला एक्टिविटी होती है जब हम जंगलों से छुप के अटैक करते हैं लोगों के, जब जंगलों से छुप के विद्रोह किया जाता है। तो ये चलता है टिल सितंबर तक और ऑफ द सेम ईयर ये चलता रहता है सब कुछ। नेक्स्ट हम देखते हैं एट बरेली खान बहादुर, जो कि रोहेलखंड के जो राजा है उसके वंशज होते हैं खान बहादुर। ये कमांड में आते हैं। तो ही वॉज नॉट एंथुजियास्टिक। जिस तरह से ब्रिटिशर्स इनको ट्रीट करते हैं इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इनको एक पेंशन पे बिठा दिया जाता है और ये क्या करते हैं अनहेसिडेंटली, आई मीन ये क्या करते हैं 4000 सैनिकों को ज्वाइन करते हैं और स्टिफ रेजिस्टेंस देते हैं ब्रिटिशर्स को। फिर हम देखते हैं बिहार में कुंवर सिंह जो हैं जमींदार जो जगदीशपुर के, ये एक विद्रोह छेड़ते हैं। एंड ओल्ड मैन इज इन हिज 70s, ये 70 साल के होते हैं। ही नर्स्ड अ ग्रज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक अपना जो ग्रज है वो निकालते हैं। एंड हु हैड डिप्राइव्ड हिम ऑफ स्टेट्स, और सारी जायदाद से उनको अलग कर दिया जाता है। ही नर्स्ड अ ग्रज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और जो ब्रिटिशर क्योंकि इनको अपनी सारे एसेट्स जितने भी इनके पास होते हैं उससे अलग कर दिया जाता है। ही अनहेसिडेंटली जॉइंड द सिपॉइज व्हेन दे रीच्ड अरा फ्रॉम दीनापुर, तो ये ज्वाइन करते हैं काफ़ी सिपाहियों को जो कि
दीनापुर पहुंचते हैं फ्रॉम अरा। मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद, जो कि हैं अनदर आउटस्टैंडिंग लीडर है इस रिवॉल्ट के। ही वॉज अ नेटिव ऑफ मद्रास, ये मद्रास के रहने वाले हैं। एंड हैड मूव टू फैज़ाबाद इन द नॉर्थ वेयर ही फॉट अ स्टिफ बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश ट्रूप्स। ये पूरा एक टफ फाइट देते हैं ब्रिटिश ट्रूप्स को। एंड ही इमर्ज्ड एज वन ऑफ द रिवॉल्ट्स एक्नॉलेज्ड लीडर्स। ये बहुत एक जिनको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक्नॉलेज्ड लीडर की तरह ये निकल के आते हैं इन अवध मई 1857। नेक्स्ट जो आउटस्टैंडिंग लीडर है जिनका नाम सबको ही शायद पता है, दैट इज रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, हु अज्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ द सिपॉय एट झांसी। तो ये लीड करती हैं सिपॉयज को, सैनिकों को। लॉर्ड डलहौजी जो होते हैं वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया होता है कि वो रानी झांसी के जो अडॉप्टेड सन है उसको गद्दी पे नहीं बिठाएंगे उनके पति जो राजा गंगाधर राव की डेथ के बाद। एज यू ऑल नो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने पीछे डिस्कस किया था। लैप्स का बेसिकली मीन होता है अनअटेंशन। जब किसी की डेथ हो जाती है रूलर की और उसके बाद में कोई भी उत्तराधिकारी सामने नहीं होता, तो एक ऑफिशियली जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ऑफिशियली जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसने एक रूल बनाया था कि फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई होगा और जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है वो आपको ब्रिटिशर्स को सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये नहीं करना चाहती थी झांसी की रानी। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और उनको तात्या टोपे जो हैं क्लोज एसोसिएट नाना साहेब के, वो उनको ज्वाइन करते हैं और रानी झांसी एंड तात्या टोपे मार्च करते हैं टुवर्ड्स ग्वालियर, जहाँ पे दे वर हेल्ड बाय द इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स भी उनको अलग से ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, जो सिंधिया हैं वो उनको नहीं ज्वाइन करते। जो लोकल रूलर होते हैं वो नहीं ज्वाइन करते, वो अंग्रेज़ों के साथ रहते हैं और उनको आगरा में शेल्टर लेते हैं। नाना साहिब अपने आप को पेशवा घोषित करते हैं और प्लान्स बनाते हैं चॉक आउट करने के फॉर अ मार्च इनटू साउथ जाना चाहते हैं वो। ग्वालियर को अंग्रेज़ क्या करते हैं, रिकैप्चर कर लेते हैं 1858 में। जितने भी कॉमन मासेस थे उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं वो इमेंस हैं, इन्यूमरेबल है, उनकी कोई गिनती बहुत कम है और गिनती बहुत ज़्यादा है उसकी। जो शाहमल है एक लोकल गांव वाले थे इन परगना बरौत और बागपत में यूपी में, ये सबसे नोटेबल थे। एंड ही ऑर्गेनाइज द हेडमैन, ये ऑर्गेनाइज करते हैं और हेडमैन को, पीजेंट्स को, लोकल लोगों को फ्रॉम 84 विलेजेस, 84 गाँव से ये उनको इकट्ठा करते हैं। रात में ये विलेज टू विलेज, गांव टू गांव मार्च करते हैं, लोगों के सामने उनकी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ब्रिटिश हेजिमनी के अगेंस्ट लड़ें। ब्रिटिश हेजिमनी होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स का रूल होना, ब्रिटिशर्स की सत्ता होनी। ब्रिटिशर्स हेजिमनी बेसिकली मीन्स व्हेन द रूल इज इन द फ्यू हैंड्स। तो ब्रिटिशर्स की गिनती कम थी, भारतीय बहुत ज़्यादा थे और ब्रिटिशर्स उनके ऊपर बहुत टायरनिकल तरीके से रूल कर रहे थे। तो उसके जवाब में जो रिएक्शन था क्रांतिकारियों का, जो लोग थे वो अटैक करते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, बांध को डिस्ट्रॉय कर देते हैं नदियों के ऊपर, और मेटल रोड्स को भी वो खोदते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सब कुछ ही ब्रिटिश शासन का प्रतीक है। तो हम देखते हैं जो शामिल हैं वो सप्लाईज भेजते हैं क्रांतिकारियों को इन दिल्ली में, सारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन को वो प्रिवेंट करते हैं ताकि ब्रिटिश जो है कम्युनिकेट ना कर सकें, और वो अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के बंगलों में, जो कि यमुना के किनारे होता है, और सारी एक्टिविटीज़ को यहीं से सुपरवाइज करते हैं, और जिसको हम हॉल ऑफ जस्टिस के नाम से भी जानते हैं। जो अनफॉर्चुनेटली इन जुलाई 1857 शाहमल को मार दिया जाता है, वॉज किल्ड बाय एन इंग्लिश ऑफिसर डनलैप। इट इज़ एलिग्ड दैट शाहमल्स बॉडी वॉज कट इनटू पीसेस, और शाहमल की बॉडी को, ये बहुत अनफॉर्चुनेट होता है कि उनकी बॉडी को पीसेस में काट दिया जाता है और उनके हेड को डिस्प्ले किया जाता है जुलाई 1857 में, जिससे कि लोग डर सकें। तो लेकिन फिर भी मोर देन अ ईयर जो विद्रोह है वो जारी रहता है। सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, अब ये रिवॉल्ट दबता कैसे, इसको किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं दबाते हैं, वो हम देखते हैं कि रिवॉल्ट को फाइनली सप्रेस कर दिया जाता है। ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को 20 सितंबर 1857 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग लंबी और बिटर फाइट के बाद में। जो जॉन निकोलसन होते हैं वो लीडर होते हैं सीज के, और वो बैडली वुंडेड होते हैं, बहुत बुरी तरह से जख्मी होते हैं, एंड लेटर स्कम्ड टू हिज इंजरीज। वो रिलक्टेंटली, स्कम्ड बेसिकली मीन्स रिलक्टेंट होना, हार ना मानना और अपनी इंजर्ड होके भी काम करते रहना। तो जो बहादुर शाह हैं
उसको उसको बंदी, बहादुर शाह जो होते हैं उनको बंदी बना लिया जाता है, और जो रॉयल प्रिंसेस होते हैं उनको कैप्चर करके मार काट की जाती है उनके साथ, तो पब्लिकली शॉट किया जाता है राइफल से उनको, रेंज से, और लेफ्टिनेंट हडसन ऐसा करते हैं, और एम्परर को रंगून भेज दिया जाता है जहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है 1862। और इसी के साथ जो ग्रेट हाउस ऑफ मुगल्स है वो फाइनली ख़त्म हो जाता है, बुझ जाता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं टेरिबल तरीके से जो है दिल्ली के वासियों से रिवेंज लिया जाता है। वेनिजियंस मतलब कि टेरिबल तरीके से रिवेंज लेना, किसी से एग्रेसिवली रिवेंज लेना, वाज wreaked ऑन द इनहेबिटेंट्स ऑफ द दिल्ली के फॉल से ही जो फोकल पॉइंट होता है इस विद्रोह का वो खत्म, वो डिसअपियर हो जाता है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो ऑल द ग्रेट लीडर्स हैं वो भी कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं। नाना साहब हार जाते हैं, उनको नेपाल जाना पड़ता है 1859 में। दोबारा हम उनके बारे में कुछ नहीं सुनते। तात्या टॉपे हैं वो भी निकल जाते हैं सेंट्रल इंडिया के जंगलों में, फिर उनको कैप्चर कर लिया जाता है और मार दिया जाता है। रानी झांसी है उनको भी मार दिया जाता है बैटलफील्ड में 1858 में। झांसी को कैप्चर कर ले, झांसी वॉज कैप्चर्ड बाय सर हगरोज। और 1859 में कुंवर सिंह जो होते हैं, बख्त खान होते हैं, खान बहादुर खान होते हैं बरेली के, राव साहिब होते हैं, और मौलवी अहमदुल्ला होते हैं, ये सारे मर जाते हैं, वर ऑल डेड। जो बेगम होती हैं अवध की, उनको वो भी कंपेल्ड होती हैं कि नेपाल में छुपने के लिए। और बनारस में एक रिबेलियन ऑर्गेनाइज एक जो विद्रोह है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन वो कर्नल जो नील है उसको बड़ा ही रदलसली, बहुत ही मर्सीलेसली उसको सप्रेस कर देते हैं, और सारे जो विद्रोही हैं उनको दबा देते हैं। एंड इवन डिसऑर्डरली सिपॉइज को भी बहुत बुरी तरीके से वो ट्रीट करते हैं। और 1859 के एंड तक जो ब्रिटिश अथॉरिटी है दोबारा री एस्टैब्लिश हो जाती है भारत पे। अब हमें देखना है कि ये रिवॉल्ट फेल कैसे होता है। देखिए, सारा जो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन थी वो एब्सेंट थी, क्योंकि कुछ हिस्से थे जो कि नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे इस विद्रोह में। तो अभी भी जो जितना लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन चाहिए था वो नहीं था। तो हम देखते हैं कि कई जो ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न पार्ट थे वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुए थे। तो ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन। ये देखिए, बिग जमींदार हो गए, ठीक है, हम देखेंगे बिग जमींदार हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, एजुकेटेड क्लास हो गई। ये इन दोनों को लगता था कि ब्रिटिशर्स के साथ ही रहने में भलाई है, अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ ही रहेंगे तो ही अच्छी बात है। तो इनकी आपस में एक यूनिटी थी, जमींदार्स की, मनी लैंडर्स की और ब्रिटिश की। तो हम देखते हैं जो एजुकेटेड क्लास थी, एजुकेटेड इंडियंस थे, इनको लगता था जो कि ब्रिटिशर्स हैं हमें मॉडर्निटी की तरफ लेकर जाएंगे, एक कंजर्वेटिव, ये ट्रेडिशनल फोर्सेस से हम मॉडर्न की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ था कि जो लीडर्स थे, क्रांतिकारी थे, वो एक ऑल्टरनेटिव सोसाइटल स्ट्रक्चर नहीं दे पाए थे भारतीयों को, जिस वजह से अभी भी कुछ जो इंडियंस हैं, पढ़े लिखे इंडियंस हैं, वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स ही इस देश का भला कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको लगता था। और कई जो हमारे खुद के रूलर्स थे इंडिया के, उन्होंने नहीं सपोर्ट किया था इस पूरे विद्रोह में, जिनमें से कि सिंधिया ऑफ ग्वालियर हैं, होलकर्स हैं इंदौर के, पटियाला के रूलर्स हैं सिंध के, और सिख चीफ्टैन्स हैं, और महाराजा ऑफ कश्मीर है। इन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया था इस पूरे विद्रोह में। और नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, और 1/4 भी चौथा हिस्सा भी टोटल जो था अफेक्ट नहीं हुआ था, और 1/10 10वां हिस्सा भी जो पॉपुलेशन का वो अफेक्ट नहीं हुआ था, जिस वजह से जितना रिक्वायर्ड एक लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो पुअरली इक्विप्ड थे, उनके पास स्वर्ड्स थी, तलवारें थी, भाले थे, उनके पास बहुत कम गन्स थी। और हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं ऑन द अदर साइड, दे हैव एनफील्ड राइफल्स, दे हैव इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम, जिनसे कि उनके कमांडर इन चीफ हमेशा ही इन्फॉर्म्ड रहते थे अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ द रिबेल्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। जो नाना साहिब थे और जितने भी लीडर्स थे हमारे, वो लीडर्स इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे मतलब उन, देखिए अब ये जो हमारे लीडर्स हैं, इंडियन लीडर्स हैं, ये लोग विद्रोह तो कर रहे थे, लेकिन ये उतने
उतनी स्किलफुल नहीं थे जितने ब्रिटिशर्स थे। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बहुत लंबे समय से डिस्टर्ब्ड चल रहे थे, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास उनके पास टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल हर तरीके से अगर आप देखेंगे तो स्किलफुल थे वो, तो जिस वजह से वो इस विद्रोह को दबा पा रहे थे। एक उनके पास जो वेपन थे, उनकी जो एमिनेशन थी, उनके जो स्टाफ था वो काफ़ी ट्रेंड था विद्रोह वॉर में लड़ने के लिए। तो उतने कैपेबल, उतने फॉर्चुनेट हमारे लीडर्स नहीं थे। तो हम देखते हैं कि नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी। तो अभी भी जो लीडर्स थे उनके अपने अपने ग्रीवेंसेस थे, अपने अपने उनके गुस्सा था अंग्रेज़ों के साथ। अभी भी जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कॉलोनियल रूल की नहीं थी, और एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम नहीं दे पा रहे थे। कोहेरेंट मतलब सिंक्रनाइजेशन, कोहेरेंट होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक कर पाना, फिर दूसरी चीज़ से लिंक कर तीसरी चीज़ से लिंक कर पाना, एक लॉजिक इस्टेब्लिश कर पाना। तो लॉजिक नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे थे जो हमारे लीडर्स हैं इस रिवॉल्ट के। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और सोसाइटल ऑल्टरनेटिव नहीं दिया था। तो जो रिवेल्स थे अभी भी डाइवर्स एलिमेंट्स से और डाइवर्स डिफरिंग ग्रीवेंसेस के हिसाब से ही वो लोग करंट पॉलिटिक्स में जुड़े हुए थे। तो जो लैक ऑफ यूनिटी है, हम देखते हैं कि जो लैक ऑफ यूनिटी है इंडियंस में, वो अनअवॉइडेबल थी इस स्टेज पे। लेकिन जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वॉज एज येट अननोन इन इंडिया। मॉडर्न नेशनलिज्म अभी भी अननोन था। इनफैक्ट जो 1857 की क्रांति को हम ऐसे याद रखते हैं कि एक बार तो इंडियन जो लोग थे इकट्ठे हुए और उनके अंदर कॉन्शियसनेस आई कि दे बिलोंग टू वन कंट्री। सो ये कॉन्शियसनेस उनके अंदर ज़रूर आई थी। एक हम देखते हैं कमाल की हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जितने भी हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, किसी भी लेवल पर सारे बहादुर शाह जफर को एक्सेप्ट करते हैं एज देयर किंग। तो दैट मीन्स कि वो इकट्ठे लड़ रहे होते हैं। तो हम एक चीज़ और भी जो लीडर्स हैं, नाना साहिब हैं, वो आज़िमुल्ला के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जो रानी लक्ष्मीबाई है वो अफगान सोल्जर्स के साथ कोऑपरेट कर रही हैं। तो हम देखते हैं कि जो इवेंट्स हैं 1857 के, इसमें जो लोग हैं और पॉलिटिक्स है वो बेसिकली कम्यूनल नहीं थी। तो हम बिफोर देखते हैं कि 1858 जो लोग हैं और राजनीति है वो कम्यूनल नहीं है और काफ़ी सेक्टेरियन भी नहीं है। तो हमें नहीं दिखता है हिंदू मुस्लिम्स के बीच में बहुत बड़ा गैप 1858 से पहले। नेचर ऑफ द रिवॉल्ट अगर आप देखेंगे, नेचर ऑफ द रिवॉल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवॉल्ट हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।